फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है वाउचिंग ऑफ इम्पर्सनल लेजर, यानी कि इम्पर्सनल लेजर की हम वाउचिंग कैसे करते हैं। द क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इज इम्पर्सनल लेजर। इम्पर्सनल दैट मीन्स वी हैव 3 अकाउंट, राइट? पर्सनल, नॉमिनल, रियल। इम्पर्सनल वो होता है जो कि जिसमें रियल और नॉमिनल दोनों आते हैं। अब रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट में एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती हैं और नॉमिनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आती हैं। तो ये दोनों ही जो ट्रांजैक्शन होते हैं दोनों से रिलेटेड, तो उनके जो रिलेटेड लेजर है उसकी वाउचिंग कैसे होती है ये देखेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियो में कवर किया था वो था हमारा पर्सनल लेजर से रिलेटेड, यानी कि हर लेजर की सेपरेट बुक जो थी, सेल्स बुक, परचेस बुक, कैश बुक और सारी जो भी थी, डेटर, क्रेडिटर, हमने वो कवर किया था। लेकिन इनके अलावा भी कुछ इम्पर्सनल लेजर होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इन एडवांस में, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड ना होकर भी मतलब कि दोनों ईयर में उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसीलिए इसको सेपरेटली हम पढ़ रहे हैं ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें 2 चीज़ें मेनली कवर होती हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है कि आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी की वाउचिंग कैसे की जाती है, तो भी ये इसी चैप्टर में कवर होगा क्योंकि ये दोनों ही इम्पर्सनल लेजर में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग एसेट्स क्या क्या हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एसेट्स यानी कि आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ें हमें मिलना बाकी हैं, राइट? और एसेट्स मतलब कि एसेट्स यानी कि ये प्रॉफिट है हमारा एक तरीके से। एसेट जो है इनकम या पॉजिटिव साइड हम ले सकते हैं। तो एसेट जो होता है बैलेंस शीट में वो हमें वो एसेट जो है फ्यूचर में हमें मिलने वाला है, तो वो हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग एसेट्स। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वो होता है जो हमें फ्यूचर में देना पड़ सकता है, मतलब कि पेबल होगा जो, और जो रिसीवेबल होगा वो एसेट्स में आएगा। तो जो आउटस्टैंडिंग एसेट्स होती है उसमें मेनली 3 हेड्स कवर होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि हमें एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिया है, तो हमें मतलब कि मान लो हम अभी ये फेब का मंथ है तो हमने मार्च का जो भी रेंट वगैरह है वो हमने फेब में ही पे कर दिया इन एडवांस, तो वो एक्सपेंस था हमारा रेंट और हमने प्रीपेड कर दिया, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग एसेट्स माना जाएगा क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ में वो अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो वो तो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मतलब मान लो कि ये फेब का जो मंथ है ये फेब नहीं है, मार्च का मंथ है, लास्ट मंथ का है, तो हमको 31 मार्च तक का ही ट्रांजेक्शन चाहिए रहता है, अकाउंट चाहिए रहता है। लेकिन अगर ये ऐसा ट्रांजेक्शन हम दिखा देंगे जो कि इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो हमारी जो करंट पोजीशन है कंपनी की, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो करंट पोजीशन शो नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑडिटर जो है आउटस्टैंडिंग एसेट्स की और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की जो भी एडजस्टमेंट होती हैं उसको सेपरेटली अच्छी तरीके से वाउच करता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने देखा कि एक वाउचर क्या क्या चीज़ें, मतलब कि वाउचर के तौर पे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। लेट्स सी, तो मैंने एग्जांपल दिया जैसे रेंट हो गया, तो उसी तरीके से रेंट ही नहीं, टैक्स भी हो सकता है, इंश्योरेंस कवर भी हो सकता है, टेलीफोन चार्जेस, सब्सक्रिप्शन, वेजेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो क्या करेगा ऑडिटर, जो भी नॉमिनल अकाउंट होती है, यानी कि ये सब जिससे भी रिलेटेड ये होगा, जैसे अभी रेंट से रिलेटेड है तो रेंट का अकाउंट, और इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है तो इनका सबका जर्नल जो है वो उसका इनवॉइस, डिमांड नोट, रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें चेक करेगा और लास्ट में एडजस्टमेंट भी चेक करेगा ताकि करेक्टली वो कैलकुलेट कर पाए। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम भी मोर और लेस सेम है, यानी कि जो हमें इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एडवांस में हमने एक्सपेंस पे कर दिया। एक्रूड का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है एक तरीके से। आउटस्टैंडिंग इनकम यानी कि वो इनकम हमें मिलना बाकी है, तो ये भी हमारे लिए एसेट्स हो गया, प्रॉफिट की तरह हो गया। तो इसमें भी मान लो हमको रेंट रिसीव होने वाला था करंट ईयर का, लेकिन रिसीव नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो रिसीव होगा, नेक्स्ट मंथ में होगा, तो ये एक तरीके से हमारा आने वाला इनकम है, एक्रूड इनकम है। तो रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड, कमीशन, ये सारी चीज़ें जो है रिसीवेबल है बट रिसीव नहीं हुई हैं, तो एक्रूड इनकम ट्रीट की जाएंगी। इससे रिलेटेड भी वाउचर सेम एज प्रीपेड एक्सपेंसेस वाउचर ऑडिटर जो है चेक करेगा। फिर आता है थर्ड हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है
डेफर्ड का मतलब होता है जो कि फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जो रिकरिंग टाइप की होती हैं, जो हमेशा हमें फ्यूचर के लिए, जैसे मान लो हमने प्रोविज़न बनाया है कि मतलब कि हर साल या फिर कुछ जनरल रिजर्व हम रखते हैं, मतलब कि एक कंटिजेंट लायबिलिटी की तरह हम सोच लेते हैं कि हमें, हाँ ये हर ईयर में मान लो ये लॉस हो सकता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम उसकी क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस की तरह शो करते हैं। तो जब ये हर मंथ में इसे दिखाना पड़ता है या फिर हर ईयर में, एक ही ईयर में हम ये पूरा एक साथ नहीं दिखाते, थोड़ा थोड़ा करके सभी ईयर में बांटते हैं, इस लॉस को फॉरवर्ड किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, वाउचर है, वो अच्छी तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ ईयर तक कंटिन्यू होता है। ये तो हमारा कवर हो गया आउटस्टैंडिंग एसेट्स के बारे में। अब हम मूव करते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की तरफ। जिस तरीके से हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग एसेट्स में मेनली 3 हेड कवर होते हैं, जो भी किसी ना किसी फॉर्म में हमें एसेट्स आने वाले होते हैं, बट अब लायबिलिटी हमें पे करना है। अब हमें दूसरी साइड आकर सोचना है, राइट। जिस तरीके से हमने कहा कि हमें रेंट रिसीव हो गया इन एडवांस ना, या फिर रेंट रिसीव नहीं हुआ है, आने वाला है, तो ये दोनों ही हमारे लिए प्रॉफिट है। अब इसको उल्टा करेंगे तो यानी कि हमें रेंट पे करना है, राइट। हमें प्रीवियस ईयर का भी पे करना है, अभी अब तक हमने पे नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में कवर होता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को डिफ़िकल्ट होता है जनरली कैलकुलेट करना, क्योंकि जब कंपनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को अच्छी तरीके से प्रॉपर शो नहीं करता, तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगता है बैलेंस शीट में। ऐसा ना हो, इसीलिए ऑडिटर इसे अच्छी तरीके से चेक करता है। जैसे कि मान लो हमें सैलरी एडवांस में मिल गई है, सैलरी हमें मिलने वाली थी अगले मंथ में, लेकिन अभी ही मिल गई, तो ये हमारे लिए इनकम नहीं माना जाएगा, ये अनअर्न इनकम माना जाएगा। यानी कि मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मुझे एडवांस में मिल गया है। एक तरीके से मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो इसे भी जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मान लो मैंने 75,000 रेंट इस मंथ का रिसीव किया, और मुझे इसमें से सिर्फ 60,000 ही रिलेटेड था करंट ईयर का सिर्फ 60,000 था, बचा हुआ 15,000 जो था वो मुझे एडवांस में मिल गया आने वाले ईयर का, तो वो मेरे लिए अनअर्न इनकम ट्रीट होगा। तो इसके लिए भी बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड अच्छे से शो करना पड़ेगा। सेकंड हमारा आता है अनपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंस हमें पे करना बाकी, हमने अभी पे नहीं किया है। तो ये एक्रूड या अनपेड जो एक्सपेंसेस होती हैं, इससे रिलेटेड भी वाउचर ऑडिटर अच्छी तरीके से चेक करता है। डिमांड नोट, रिसिप्ट, इन्वॉइसेस एंड अदर रिलेवेंट वाउचर एंड नोट द पीरियड कवर्ड बाय सच पेमेंट। किस पीरियड के लिए वो था इन्वॉइस, ये भी वो अच्छी तरीके से चेक करता है। आपको फाइनल अकाउंट का प्रिंसिपल तो पता होगा कि जो चीज़ें हम जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट दिखाना पड़ता है। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस की जो डेबिट साइड आ रही है तो उसका लायबिलिटी साइड इफेक्ट होगा, और अगर उसका क्रेडिट साइड जो भी अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी है, तो उसका डबल इफेक्ट जो आएगा वो एसेट साइड आएगा। तो इसी तरीके से दोनों साइड जो है ऑडिटर को चेक करना पड़ता है अच्छे से कि अच्छी तरीके से शो हुआ है कि नहीं। फिर इसमें आता है परचेस मेड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। अच्छा, ये इस किस तरीके से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हुई, लेट्स डिस्कस। कि मान लो हमने साल के एंड में परचेस किया, तो ये लायबिलिटी कैसे हुई भला? ये इस तरीके से लायबिलिटी हुई क्योंकि जैसे कि मान लो हमने कोई गुड्स परचेस किया और वो गुड्स जब आया तो हमने उसे स्टॉक बुक में शो किया, बट हमने उसकी परचेस बुक में एंट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें उसका मान लो इन्वॉइस रिसीव नहीं हुआ था। तो अब इसका क्या हुआ, ये एक तरीके से लायबिलिटी ही हुई ना, क्योंकि हमने स्टॉक बुक में दिखा दिया है लेकिन परचेस बुक में इसको शो नहीं किया है। तो ये एक तरीके से लायबिलिटी हो गई कि हमें वो एक्सपेंडिचर दिखानी है, वो लायबिलिटी हमारी ऊपर बन गई है। तो इसके लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा, स्केड्यूल चेक करेगा जो भी परचेस से रिलेटेड है कि, और ये देखेगा कि मतलब परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड वाउचर क्या हो सकते हैं, सेम एज परचेस, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था। गुड्स इनवर्ड बुक, गुड्स बॉट नोट, क्रेडिटर स्टेटमेंट, बॉट लेजर, ये सारी चीज़ें को कंपेयर करके टैली करेगा, चेक करेगा। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में ये तो हमने जैसे 3 हेड पढ़े थे आउटस्टैंडिंग एसेट्स में, लेकिन लायबिलिटी में उसमें और भी पॉइंट कवर होते हैं, जैसे कि रेंट, रेट, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब की भी लायबिलिटी होती है। साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी और भी अदर लायबिलिटी होती हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं।
तो वेजेस और सैलरी के केस में भी मान लो हमें एडवांस में सैलरी मिल गई है, अनअर्न इनकम में जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया था इसका पहले ही, ये वही है सेम। मान लो हमको हर मंथ के फर्स्ट डे को सैलरी मिल जाती है, लेकिन वो उस मंथ की सैलरी नहीं होती, वो प्रीवियस मंथ की होती है। तो जब उसकी क्लोजिंग पे, यानी कि वो इस मंथ के लिए क्या हो गया, इस मंथ के लिए वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। इस तरीके से वेजेस एंड सैलरी को भी एडजस्ट किया जाता है फाइनल अकाउंट में, फॉलोइंग मंथ से मैच करके प्रॉपर्ली। बैलेंस फिगर को भी चेक किया जाता है करेक्ट है कि नहीं, और वेजेस एंड सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके दिखाया जाता है, उसमें लेस करके, और फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अदर लाइबिलिटी में क्या कवर होता है, अदर लाइबिलिटी में हम देख सकते हैं कि ट्रैवलर एजेंट का अकाउंट कवर होता है, और मतलब कि ट्रैवलर और एजेंट को हम जो भी कमीशन देते हैं, फ्रेट और कैरेज का जो भी चार्ज होता है गुड्स को पहुंचाने के लिए, मतलब सप्लायर्स से लाने के लिए या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो बीच में मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें भी कमीशन पे करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अदर लाइबिलिटी में आती हैं। अगर वो अनपेड एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करें तो मतलब उसमें भी कवर हो सकती है। तो इसके लिए क्या क्या चेक करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करना होता है, जो भी क्लियरिंग या फॉरवर्डिंग एजेंट है वो मतलब कि सही से ये फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस हुआ है कि नहीं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है। और अगर हमने मान लो एडवांस में पे किया है एजेंट को, तो वो डिडक्ट करके अमाउंट शो हुआ है कि नहीं बैलेंस शीट में, ये भी बहुत अच्छी तरीके से चेक करना पड़ता है। कभी कभी हम एडवांस में पे कर देते हैं, अगर वो अमाउंट ज़्यादा है हमारी एसेट साइड में, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट भी ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मान लो एजेंट से हमने एडवांस में दे दिया और उससे वो रिसीव नहीं हुआ, तो डाउटफुल डेब्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। लास्ट हमारा है टॉपिक एंड होता है जो कि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का है, एपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग होता है। इतना तो ये बेसिक नॉलेज है, हर कॉमर्स स्टूडेंट को इतना तो पता होगा कि कैपिटल वो होती है हमारी जो लाइबिलिटी साइड आती है, एसेट से रिलेटेड होती है, रियल अकाउंट से रिलेटेड होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम वो चीज़ें आती हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की रिकरिंग नेचर में होती हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड में आती हैं। तो बस इन्हीं दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एसेट्स और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फिनिश। हम नेक्स्ट चैप्टर में वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने वाउचिंग की वीडियोस का ये लास्ट पार्ट था, जिसमें हमने देखा कि वाउचिंग को किस तरीके से की जाती है हर केस में, चाहे वो लेजर हो इम्पर्सनल, चाहे पर्सनल लेजर हो, चाहे जर्नल हो, चाहे कोई भी सब्सिडरी बुक हो, और उसकी इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे वेरिफिकेशन के, मतलब कि एक एसेट्स या लाइबिलिटी को किस तरीके से वेरीफाई किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।